हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 करने से पहले आपने एक प्रमेय को पढ़ना है। तो प्रमेय 1.2 में हमें क्या दिया है? यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है तो p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p जो है a को भी विभाजित करेगी। ठीक है। तो इस प्रमेय में हमें क्या दिया है कि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय का प्रयोग हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, तो इसलिए आपने इस प्रमेय को अच्छे तरीके से याद करना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर यूज किया हुआ है। इस उदाहरण में वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को विभाजित करेगा। तो आपने इस थ्योरम, इस प्रमेय को अच्छे तरीके से याद करना है। तो चलो हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं प्रश्नावली 1.2 के। तो प्रश्नावली 1.2 में हमें क्या दिया है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम डायरेक्ट इसका यहाँ पर हल लिखते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 1 का हम मानेंगे कि इसके विपरीत मानेंगे। यदि ये हमें अपरिमेय संख्या दी है तो हम इसको क्या मानेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? यदि मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 5 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और आपने यहाँ पर एक बात और लिखनी है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q, ये q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर ये बात लिखनी है। ठीक है। और पूर्णांक हमारे पास कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक ये होती है -3, -2, -1। और ये यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सारी संख्या होती है। और ये संख्या हमारे पास क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये माइनस वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। और ये प्लस वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं। ठीक है। तो p और q हमारे पास क्या है? पूर्णांक है। तो ये सभी हमारे पास क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। और q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जहां, और उसके बाद आपने लिखना है जहां p और q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन वैल्यू, यानी कि जैसे हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये जो p बटे q है, ये वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है? ये वैल्यू 4/2 के रूप में भी हो सकती है और ये 6/3 के रूप में भी। यानी कि इस तरीके से हमारे पास ये परिमेय संख्या होती है, इस रूप में भी हो सकती है। तो जैसे हम इनको काटेंगे तो ये घटेगा 2/1। ठीक है। तो हम इनको इस रूप में लिखेंगे। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि यहाँ पर 2 कॉमन था तो ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम p और
क्यू को इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे। क्यू को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे। यदि हम इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं तो देखो वर्गमूल 5 को मैं a/b के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ ये a और b हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सहभाज्य संख्या हो जाएगी। जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं है। यदि ये सहभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी होती है सहभाज्य संख्याएं? जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्याएं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो HCF A और B का HCF यदि 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्याएं। तो अब देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो b की गुणा यहाँ पर करेंगे और 1 की गुणा वहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा वर्गमूल 5 और ये b यहाँ पर आ जाएगा और 1 की गुणा वहाँ पर होगी तो ये हो जाएगा a। उसके बाद हमें क्या करना है, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। जैसे मैं दोनों ओर वर्ग करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, वर्गमूल 5 और ये b है, इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे यानी वर्गमूल 5 b इसका वर्ग और बराबर a का वर्ग। तो वर्गमूल 5 और ये b इसके ऊपर वर्ग है, तो जैसे ये वर्गमूल अंदर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग और ये b का वर्ग। ठीक है, तो इस वर्गमूल से इस वर्गमूल से इस वर्ग को मैं काट सकता हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा, 5b² बचेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5b² बराबर a²। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये कितना है, 5b² बराबर a²। तो 5 को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, तो b² हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, a² बटे 5 के। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि जो है 5 a² को विभाजित करता है। यहाँ 5 यहाँ पर कोमा लगाना है, a² यानी कि इसको विभाजित करता है। यदि 5 a² को विभाजित करता है तो पीछे हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, 5 हमारे पास कोई अभाज्य संख्या है, यदि 5 a² को विभाजित करता है तो p जो है यानी कि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 5 a को विभाजित करेगा, अतः 5 a को विभाजित करेगा। ठीक है, यदि 5 a को विभाजित करेगा तो आप देखो यहाँ से ये 5 है, a को विभाजित कर रहा है, तो अंदर हमारे पास कोई संख्या होती है तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर कोई भागफल आता है, यहाँ पर मान लो कि हमारे पास c आ गया और यहाँ पर इन दोनों की गुणा होती है और यहाँ पर कोई संख्या लिखी जाती है और यहाँ पर शेषफल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a बराबर इसकी और इसकी गुणा होती है और प्लस में शेषफल होता है। यही तो हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बराबर 5c। ठीक है, और हमारे पास ये जो समीकरण आई है इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूंगा। ठीक है, तो a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या हो जाएगी, 5b² है बराबर
ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5 सी आई, और ये इसके ऊपर वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग 25, और ये हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये देखो 5 इसके नीचे आएगा, तो ये 25/5, यानी कि इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 5 सी का स्क्वायर। अब देखो आप इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखो 5 को यदि आप यहाँ पर लेकर के आओगे, ये हमारे पास क्या है, b बराबर 5 सी स्क्वायर है। जैसे 5 इसके नीचे लेकर के आओगे तो ये b²/5 बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो पीछे वाली प्रमेय हमें क्या कहती है, यदि कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को, यदि पी कोई ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी जो है इसको यानी कि ए को विभाजित करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 5 जो है यदि बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ प्रमेय से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चीज़ मिलती है, हम लिखेंगे अतः जो हमने ए और बी लिया है, तो ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकल के आया, 5। अतः ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कितना आया, 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त 5 है। इसका मतलब क्या है, हम तो ए और बी संख्या को क्या लेकर के चले थे, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, हमने ए और बी को क्या माना था, सहभाज्य संख्या जिनका HCF 1 है। लेकिन हमारे पास जो है ए और बी की कॉमन वैल्यू तो 5 आ गई, क्योंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्या आया, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 5 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, जो हमने माना था तो हमने क्या माना था कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारे पास तो एक गुणनखंड और निकल के आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आए। इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी का ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक नहीं है, यानी कि एक से ज़्यादा है। तो हमारी कल्पना गलत होती है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या
है। इससे हमें क्या चीज़ मिलती है, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना है आपने। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको भी मान लेते हैं। माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये अपरिमेय संख्या दी है। हम इसके विपरीत मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और बाद में दिखा देंगे कि ये परिमेय संख्या न होकर के ये एक अपरिमेय संख्या ही है। तो हमने क्या मानना है कि वर्गमूल कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ ए और बी लेंगे, हम इसको a/b के बराबर लेंगे, जहाँ a और b, और जहाँ b जो है कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है a/b, और b कभी भी 0 नहीं होती है। जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b के लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये हमारे पास क्या है, सहभाज्य संख्या है। यानी कि b कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, HCF a और b का HCF कितना है, 1 है। इसका मतलब ये होता है। तो अब देखो आप, यहाँ से 3 को मैं दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b, और ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इस 2 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो इस तरफ हमारे पास सिर्फ वर्गमूल 5 बचेगा बराबर 1/2, और ये हो जाएगा a/b - 3। ठीक है, a और b तो हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। हम लिखेंगे यहाँ a और b पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये पूरी पूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। अर्थात 1/2 और a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों है ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास परिमेय संख्या निकल के आई। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली वैल्यू भी जो हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें इस तथ्य, तो हम लिखेंगे इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अभी हमने क्या निकाला था कि वर्गमूल जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने वही बात लिखनी है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि यहाँ पर देखो कि
वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर ये क्या वैल्यू निकल के आई कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या निकल के आई। तो इस तथ्य क्या हो जाएगा, अपोजिट मिल जाएगा, यानी कि इसके विपरीत मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो ये हमारे पास ये बोल रहा है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमें क्या मिलता है, हमें ये लिखना है अगली लाइन, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी हमने क्या निष्कर्ष निकाला, तो हम लिखेंगे अतः हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने इतना लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमें क्या दिया था, एक अपरिमेय संख्या दी थी। तो हमने इसको परिमेय संख्या माना, तो इसको a/b के बराबर लिखा। a/b हमारे पास क्या माना हमने, ये सहभाज्य संख्या मानी। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF हमारे पास 1 होता है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे, a/b -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 5। और इस 2 को मैं इस तरफ लेकर के आऊँगा तो 1 के बटे में, यदि कोई संख्या गुणा में होती है तो वो हमारे पास बटे में जाती है, तो ये यहाँ पर बटे में 1/2 हो जाएगा। और ये प्लस में थी तो दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी। तो इससे हमें क्या मिलता है, a और b तो हमारे पास पूर्णांक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अर्थात ये वैल्यू परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या हो जाएगी तो हमें इस तथ्य का क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि वर्गमूल 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में प्रूफ इसको हल किया था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसका हमें क्या मिलता है, विरोधाभास मिलता है। यानी कि जो हमें मान करके चले हैं इसका विपरीत मिला हमें, तो इससे विरोधाभास उत्पन्न होएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हमें यह प्राप्त हुआ है कि जो हम मान के चले हैं 3 + वर्गमूल 2 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।